वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 12th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट सीरीज चल रही है 2020 की। MW सेट नंबर 7 चल रहा है और उसी के आगे की बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक वही है। देखिए, WM सेट चल रहा है 12th क्लास के लिए, सेट नंबर 7 2020। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। अब हमें क्वेश्चन देखना है, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। तो सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताना है। प्रतिरक्षा में अंतर बताना है। इतना तो समझ में आता है ना कि सक्रिय और निष्क्रिय क्या होता है, बाकी हम बताएंगे। देखिए, चाहे बात सक्रिय की हो या निष्क्रिय की हो, दोनों ही शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, ऐसी प्रतिरक्षा जो किसी एंटीजन के प्रति, ठीक है, जो किसी एंटीजन के प्रति क्या करे, क्रिया करे। ऐसी प्रतिरक्षा जो किसी भी बाहरी एंटीजन के प्रति, किसी भी बाहरी एंटीजन के प्रति क्रिया करे। बेटा, क्रिया करे, क्रिया करके एंटीबॉडी का निर्माण करे। ये शब्द ज्यादा अच्छा लगेगा। एंटीबॉडी का निर्माण करे, उसी को बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को कोई वायरल डिसीज है, ठीक है, या बैक्टीरियल डिसीज। अगर हम बैक्टीरियल डिसीज का कोई भी एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, बैक्टीरियल बीमारी का, ठीक, तो होता क्या है, केक भी बैक्टीरियल का ले लें, ठीक है, टीबी ले लें, तो टीबी के प्रति सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, जो भी हम एंटीजन एंटीसेप्टिक मेडिसिन ले रहे हैं उससे क्या होगा, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होगा। उस एंटीजन क्या है, इस समय बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के लिए क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो ये इमीडिएट होता है। क्या होता है? इमीडिएट, यानी कि सक्रिय रूप से होता है। इसी को बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा देखिए क्या होती है, बिल्कुल इसका जस्ट वर्षा होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा जो किसी एंटीजन के प्रति, किसी भी बाह्य कारक के प्रति, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोन, उनके प्रति क्या करे, क्रिया ना करे, क्रिया ना करे, या निष्क्रिय रहे, उसी को बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अस्थमा हो गया, एलर्जी की जितनी बीमारियां हो गई, एलर्जी की जितनी भी बीमारियां हो गई, वो एक तरीके की निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसके लिए ना ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और ना ही इसके एंटीजेंस को कुछ करने के लिए हमें क्या, कोई ऐसा कोई एंटीडोट नहीं है जो वो कर सके। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ हम प्रिकॉशन लेते हैं। तो ये अंतर होता है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP के बारे में। देखिए भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, थोड़ा सा इसको लगा लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बेटा पूछा गया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रा नंबर चल रहा है बेटा, ठीक है। तो देखिए, तीसरे का रा नंबर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, HGP की जो स्थापना की गई थी वो अभी दिल्ली के थ्रू, ठीक, DBT,
ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसी को बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक के थ्रू ये स्थापना हुई थी बेटा एचजीपी की। और इस एचजीपी में क्या हुआ था कि 90 के दशक में इसकी बेटा स्थापना हुई थी। अब ये क्यों की गई, देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा, देखिए ह्यूमन में प्रोटीन के निर्माण के लिए कृत्रिम रूप से प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या किया गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था। मनुष्य में कई प्रकार के एंजाइम के निर्माण के लिए, वो भी कृत्रिम रूप से एंजाइम के निर्माण के लिए, ताकि विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं ढंग से हो सके, इसके लिए भी एचजीपी की वो की गई थी। कई सारी संपूरक डीएनए, ठीक है, संग्रहालय के लिए भी, ताकि वो क्लोन में मदद कर सके, तो इसके लिए भी डीएनए का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था। बात समझ में आ रही, कई सारे क्लोन बनाने के लिए, किसके, डीएनए के, जीन के, प्रोटीन के, ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, सीड के, बात समझ में, क्रॉप के, ठीक, इन सब के लिए भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। ट्रांसजेनिक, ठीक है, जीन ऑर्गेनिज्म के निर्माण के लिए भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर यानी कि हार्मोन के ग्रोथ फैक्टर के लिए, ठीक है, इन सब के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का निर्माण किया, ताकि ह्यूमन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो ये इसके महत्वपूर्ण, प्रोटीन के निर्माण के लिए, मनुष्य के लिए, कई एंजाइम के लिए, कई संपूर्ण डीएनए संग्रहालय के लिए, क्लोन डीएनए, जीन, प्रोटीन और ऑर्गेनिक सीड और क्या कहते हैं क्रॉप के निर्माण के लिए, ट्रांसजेनिक जीन ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर किसके लिए, हार्मोन, डिफरेंट टाइप के हार्मोन जो क्या करेंगे, वृद्धि के लिए और स्कंदन यानी कि रक्त स्कंदन के लिए काम में आते हैं। कि एचजीपी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, क्या थे, महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए आगे देखिए। देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि माइकोराइजा किसे कहते हैं। देखिए माइकोराइजा किसे कहते हैं, चौथे का आपसे पूछ रहा है माइकोराइजा। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं। माइकोराइजा कवक में पाया जाने वाला, कवक में, ठीक है, राइजोपस जो होता है कवक में पाया जाने वाला एक फिलामेंट, इसे हम तंतु बोल दें अगर, तंतु, ठीक है, माइकोराइजा होता है। धागे के समान संरचना होती है, धागे के समान, अत्यंत महीन, धागे के समान अत्यंत महीन संरचना होती है, ठीक है, महीन संरचना होती है, ठीक। एग्जाम्पल राइजोपस, राइजोपस में ये होता है, इसी को माइकोराइजा बोलते हैं। बात समझ में आ गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक। 1.5 नंबर में है। इसकी उपयोगिता क्या है, देखिए अब इसकी उपयोगिता बताए। देखिए बेलेक्सी साइंटिस्ट थे, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और उन्होंने बताया था कि जैसे स्ट्रेन जो होते हैं, प्रभेद जो होते हैं, यानी प्लस माइनस, प्रभेदों के लिए, प्रभेद के लिए जो प्लस और माइनस, यानी कि मेल कैरेक्टर, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, इन प्रभेदों के लिए क्या किया गया था, इस फिलामेंट का यूज किया था फॉर, अगर हम कहें फंजाई की जनरेशन डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें थी। बेलेक्सी ने ये बताया था सबसे पहले, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं। चलिए कह रहा निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथे का खा कर दो भाई अंतर स्पष्ट। आपसे पूछा गया लीटर, लीटर, करकट, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक। फिर पूछा गया है अपरद, क्या पूछा गया, अपरद। देखिए देखिए, एक है डेट्रिटस, एक है डेबेरिस, तो समझिएगा। देखिए डेट्रिटस, इसे बोलते हैं डेट्रिटस। देखिए फिशेस के लिए इसमें देखिए जितने एक्वेटिक एनिमल होते हैं उसके लिए यूज करता है। कैसे लिखेंगे, जलीय
जलीय या जल में पाए जाने वाले सबसे आंतरिक पृष्ठ पर, जल में पाए जाने सबसे आंतरिक पृष्ठ पर कुछ कंक्रीट व कंकड़ पत्थर जैसी, कुछ कंक्रीट तथा पत्थर, ठीक, पत्थर और ठोस मड, कीचड़ जिसे बोलते हैं, ठोस मड या कीचड़, ये सारी जो चीजें होती हैं, वस्तुएं होती है, उसे बोलते हैं करकट, डेट्रिटस। ठीक, ये क्या होती है, कुछ जैसे मेराइन फिशेस हो गई, ठीक है, कुछ डेप्थ सी में पाए जाने वाली वैसे बेसिकली फिशेज ही होती हैं, और भी कुछ आपको मिल सकते हैं इंसेक्ट वगैरह, वो क्या करते हैं, इस मड को खाते रहते हैं, ठीक है, तो फूड में रूप होता है, ऐसे अपरद होता है। ठीक, ये डैबेरिश होता है, ये क्या करता है, जैसे कि कुछ शाकाहारी, उसे क्या बोलते हैं, सर्व्स या हर्ब्स, साखियां जो शाख होती हैं, सर्व्स, ये सब होते हैं डेट्रिटस में। तो जो शाख हो गई, ठीक है, बड़ी बड़ी घासें हो गई, ठीक है, ये सब इसमें आती, सब ये दोनों ही चीजें फूड के लिए होती हैं। किसके, एक्वेटिक में, जलीय जंतुओं में होती हैं, जलीय जंतुओं के भोजन के लिए ये काम आती हैं। तो ये अंतर होता है इसमें, बात समझ में आ गई, ये इसमें अंतर होता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, चलिए पूछ रहा है निम्नतर वायुमंडल ट्रोपोस्फीयर और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है देखिए भाई, निम्नतर वायुमंडल, देखिए पृथ्वी के 10 से 15 मीटर ऊपर, ठीक है, एक स्तर पाया जाता है 10 से 15, ठीक है, मीटर ऊपर एक स्तर पाया तो निम्नतर वायुमंडल होता है। और इस निम्नतम वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसेस का, ठीक है, कुछ अनुपात आपको मिल सकता है। और यहाँ पे क्या है, हमारा जो जीवन होता है वो क्या है, संभव है, मतलब इसी मतलब मंडल पे, इसी एटमॉस्फेयर पे हम क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, तो यहाँ पे जीवन संभव होता है। ठीक, और जो देखिए समताप मंडल है, ठीक, और यहाँ पे जो ताप, देखिए एक और चीज है, यहाँ का ताप कैसा रहता है, सामान्य, कैसा रहता है, सामान्य, ये सॉरी निम्न रहता है, निम्न मतलब कम रहता है, ठीक है, ठीक। और समताप मंडल, देखिए समताप मंडल में क्या होता है, ये देखिए और आगे से 15 से 20 मीटर यानी 18 से 20 मीटर ऊपर होती है। समताप मंडल में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक गैसें जैसे कि ओजोन क्या होती है, पाई जाती है, जो पृथ्वी से अल्ट्रावायलेट किरणों को, जो पृथ्वी से यूवी रेस को आने से रोकती है। और ये यूवी रेस हमारी स्किन के लिए काफी क्या होती है, घातक होती है, ठीक है। तो ये इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे क्या होता है, तापमान काफी सामान्य स्तर का होता है, कैसा होता है, सामान्य स्तर का होता है। और ये क्या करता है, यूवी रेस को, सीधी सी बात है, यूवी रेस जब सरफेस पे आएंगी तो रोकता है, तो वैसे भी ये बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि तापमान क्या रहे, सम में रहे, सम तापमंडल, इसीलिए इसे बोलते हैं। आगे देखिए बेटा, ध्यान से समझते जाना ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है। देखिए प्रतिबंध एंजाइम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रतिबंध एंजाइम, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो कोई भी अगर ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से बातों सुने, मेरी नहीं किसी भी टीचर की आप बात ध्यान से सुनेंगे। प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखिए प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखिए 3 प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। ये तीनों ही प्रकार के जो होते हैं इन्हें बोलते हैं आणविक कैचिया, आणविक कैचिया, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो डीएनए के खंडों को काटने का काम
करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। देखिए जो प्रतिबंध एंजाइम टाइप फर्स्ट होता है वो 3 प्राइम पे काटता है, किस पे काटता है, 3 प्राइम पे काटता है, और ये दूसरे अदर साइड्स पे काटता है। देखिए अभी बता रहे अदर साइड्स क्या होता है, और ये क्या होता है, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे काटता है, किस पे काटता है, सीक्वेंसेस पे काटता है। अब ये क्या होते हैं, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक डीएनए है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, तो इसके 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि दोनों ही सिरे, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या होते हैं, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे क्या होती है, ये मॉलिक्यूलर सीजर क्या करती, डीएनए के यहाँ देख लो ये बना भी हुआ है बड़े सा, तो मॉलिक्यूलर सीजर क्या करते हैं, इनके सिरों को काट देती है। लेकिन ये 3 प्राइम पे और ये मेथिल ग्रुप पर, मेथिल जो ग्रुप होता है यानी 5 प्राइम पे ये काटती है। तो तीनों ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। लेकिन आज एंजाइमोलॉजी में, ठीक डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी में और आर टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकंड, और इसी को ही बेसिकली आणविक कैंचिया कहते हैं, जो डीएनए के पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम में काटती है। क्या करती है, काटती है। तो इतना आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में लिखना होता है। बात समझ में आ गई है। देखिए बहुत सारे इसमें कठिन क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी हुई तो आपको दिक्कत आएगी। तो बहुत से बच्चे हमसे कहते हैं कि मैम एलन का इकोलॉजी पेपर में है नहीं, सिलेबस में नहीं। देखिए आपके इसी सेट में कितनी भयंकर चीजें दी हुई हैं। चलिए देखते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। एलन का नियम क्या है, एक बच्चे ने हमसे एलन का नियम पूछा भी था। देखिए एलन ने इकोलॉजी के संदर्भ में, ठीक है, पारिस्थितिकी आवास के संदर्भ में, किसी भी इकोलॉजी हैबिटेट के संदर्भ में एक बात बताई थी। उन्होंने ये बताया था, इसे एलन का नियम भी कहा जाता है। उन्होंने ये बताया कि कोई भी जीव जो ठंडे प्रदेशों में रहता है, और कोई भी जीव जो गर्म प्रदेशों में रहता है, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बताया कोई जीव जो ठंडे प्रदेशों में रहता है, कोई जीव जो गर्म प्रदेशों में रहता है। तो जो गर्म प्रदेशों में रहेगा उनकी ऐसे अगर हम बताएं, जीव की संरचना, आकार, पूंछ का ज्यादा इसमें मतलब डिटेल, आकार, पूंछ, ठीक, ये सब क्या होंगी, बड़ी होंगी और सुविकसित होंगी। कैसी होंगी, बड़ी होंगी और सुविकसित होंगी। लेकिन ठंडे रीजन में पाए जाने जीव की संरचना सुविकसित इसमें होती है, लेकिन इसमें ये नहीं कहेंगे अल्प विकसित होती, इसमें हम बताएंगे कम विकसित होती, सुविकसित से कम विकसित। तो ऐसे जीवों की जो संरचना होती है बच्चों, वो कैसे होगी, आकार, पूंछ, वो क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है, या कम विकसित होगी। जैसे इसमें आप लोग पोलर बियर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, पोलर बियर, ठीक, दोनों ही, ठीक है, पोलर बियर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नॉर्मल बियर और पोलर बियर, ठीक है, दोनों ही बियर है, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस आ जाता है। इसी को ही एलन साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एलन का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलन का नियम बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे आगे की चीजों को। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। गिव मी अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला, और बायोलॉजी पाठशाला की जो सीरीज है उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे शेयर कीजिए, खुद भी देखें और अपना भी ज्ञान बढ़ाएं और दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसे पूछिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। अब आपकी तैयारी होगी बायोलॉजी पाठशाला के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। प्रणाम।